तो भाई आज हमारे पास है ROG Ally और स्टीम डेक, और इन दोनों को देख के सबसे पहले तो मेरे दिमाग में वो आ रहा है धीरे धीरे बालमा। तो देखो ROG Ally का रिव्यू हमने कर रखा है, स्टीम डेक का भी रिव्यू हमने कर रखा है, पूरी चीजें सारी उसमें बता रखी है। तो इस वीडियो का पॉइंट ये है कि हम इसके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, सारी चीजें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेंगे हम ROG Ally के बारे में। तो ROG Ally का लुक्स एंड बिल्ड आप देख ही सकते हो भाई, क्या ही प्रीमियम लगता है, दिखने में बहुत प्यारा लगता है। और स्टीम डेक नॉर्मल ब्लैक कलर में रहेगा, और ROG Ally में यहाँ पे बटन भी थोड़ी अच्छी खासी कलर में दे दी गई हैं, और वाइट कलर है। ऑब्वियसली ना हाथ में अभी मेरे को लाइट वेट फील हो रहा है ROG Ally, बट कितना लाइट वेट है आपको पता है? सिर्फ 50 ग्राम हल्का है, लेकिन फिर भी सोचो कितना डिफरेंस मैटर करता है। हाथ में फील हो रहा है एकदम 50 ग्राम। आप देख सकते हो, ऐसे अगर मैं सामने सामने रखूँ तो इससे काफ़ी छोटा कॉम्पैक्ट है। रीज़न इसका ये है कि इसमें बैटरी कम दी गई है, और जिसकी वजह से इसका बैटरी बैकअप भी कम रहता है। इसके बारे में एंड में बात करेंगे। तो मैंने वादा किया था अपना, और मैंने अपना वादा कंप्लीट किया। कैसे भी दोनों ही हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल को अरेंज करके मैंने भाई ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। और आप लोग का फर्ज बनता है यार मेरे को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और शेयर करना यार, बिकॉज इतनी मेहनत कर रहे हैं यार। इंडिया में सबसे पहले हम लेके आए हैं स्टीम डेक वर्सेस ROG Ally, तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। अब बात कर लेते हैं स्टीम डेक के बारे में। स्टीम डेक ऑब्वियसली स्टीम के वैल्व ने बनाया है, और ROG Ally के बारे में तो ROG Ally ऑब्वियसली ASUS ने बनाया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे मेन चीज आपको ये बता दूं कि ROG Ally जो है वो ASUS की तरफ से इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च किया गया है, बट स्टीम डेक को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया है। तो इंडियन के पर्सपेक्टिव हिसाब से आपको इंडिया में ROG Ally की वारंटी मिल जाएगी, बट स्टीम डेक की इंडियन वारंटी कोई नहीं मिलेगी आपको। स्टीम डेक आपका एक हार्ड केस में पैक होके आता है, बट हमारा ROG Ally के साथ एक अंडे का स्टैंड देते हैं ये लोग। मतलब लिटरली ये जो स्टैंड है ये अंडे वाली बिल्ड क्वालिटी का ये स्टैंड है। चलो फटाफट से पहले बात करते हैं इनके लुक्स एंड बिल्ड के डिफरेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले कलर ही आपको एक दिख जा रहा होगा, ये व्हाइट कलर में आता है, ये ब्लैक कलर में है। दोनों का एक सिंगल ही कलर है, कोई अलग से अदर कलर अभी तक नहीं लॉन्च किया गया है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आपको ना एक्सटर्नल GPU लगाने का ऑप्शन मिल जाता है ROG Ally में, जो कि स्टीम डेक में नहीं मिलता है। और एक्सटर्नल GPU इतना कॉस्टली आता है कि मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसे खरीद के ROG Ally एक्सटर्नल GPU लगाएगा, बट होंगे कुछ लोग जो लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे आपको ROG Ally में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, सिक्योरिटी के लिए पावर बटन में इंडिकेटेड रहेगा, जो कि हमारे स्टीम डेक में नहीं मिलेगा। और ROG Ally में बैक साइड में सिर्फ 2 बटन मिलती हैं, बट हमारे स्टीम डेक में बैक साइड में 4 बटन मिलते हैं, जिन्हें आप कहीं भी किसी भी तरह कस्टमाइज कर सकते हो किसी भी गेम में। जैसे टेकन वगैरह खेलने में आप अलग अलग कॉम्बो अगर लगाना चाहते हो तो इन 4 बटन से बैक में सोचो लगा सकते हो। यहाँ पे सिर्फ 2 ही बटन मिलती है, और इसका लेआउट काइंड एक्सबॉक्स के कंट्रोलर के जैसा रहता है, और इसका लेआउट काइंड PS के कंट्रोलर के जैसा रहेगा। और यहाँ पे स्टीम डेक में ना आपको ट्रैक पैड्स मिलते हैं लेफ्ट राइट दोनों ही साइड में, बट ROG Ally में कोई भी ट्रैक पैड नहीं मिलता है। ट्रैक पैड से आप इसके कर्सर वगैरह को कंट्रोल भी कर सकते हो। दोनों में ही Type-C पोर्ट रहेगा, बट ROG Ally का चार्जर वॉटेज में ज्यादा पावरफुल है, और स्टीम डेक के साथ जो चार्जर आता है वो ROG Ally से थोड़ा कम पावरफुल है। अब दोनों में ही AMD की तरफ से आने वाला कस्टम मेड APU लगाया गया है। APU मींस CPU इंटीग्रेटेड विद GPU। अब बात कर लेते हैं स्टीम डेक के APU की। तो इसमें जो लगा है AMD का Zen 2 कस्टम मेड APU वाला प्रोसेसर लगा है, जो कि 4 कोर और 8 थ्रेड्स के साथ आता है, और इसके साथ इंटीग्रेट किया गया है AMD का RDNA 2 मॉड्यूलर वाला GPU। और अभी बात करते हैं ROG Ally की, तो ये आता है AMD के Z1 एक्सट्रीम वाले APU के साथ में, जो कि 8 कोर और 16 थ्रेड्स का है, और इसके साथ इंटीग्रेट किया है AMD का RDNA 3 मॉड्यूलर वाला GPU। ऑब्वियसली प्रोसेसर में पावरफुल हमारा है ROG Ally, और इसका बेंचमार्क स्कोर भी आता है अराउंड i7 12th Gen के क्लोज, मतलब 14,000 के आसपास इसका Cinebench 423 का स्कोर आता है, जो कि आप देख ही सकते हो। नाउ रैम की बात कर लें तो दोनों ही हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल में 16 GB की आपको रैम मिलती है। ये भी LPDDR5 वाली रैम रहेगी, और ये भी LPDDR5 वाली 16 GB की रैम रहेगी। बट यहाँ पे स्टीम डेक में आपको 5600 मेगाहर्ट्ज की रैम रहेगी, बट ROG Ally की जो रैम रहेगी वो हमारे स्टीम डेक से फास्टर यानी 6400 मेगाहर्ट्ज की रैम रहेगी, और दोनों में ही रैम आप अपग्रेड नहीं कर सकते। अब स्टोरेज की बात कर लें तो इंडिया में फिलहाल ROG Ally के लिए 512 GB का ही ऑप्शन दिया जा रहा है, और इसके साथ ना आप SD कार्ड के थ्रू भी स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हो। स्टीम डेक में यहाँ पे आपको 64
GB का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब अगर आप 64 GB खरीद के 512 GB का SD कार्ड लगा लो तो काफ़ी अच्छे खासे पैसे आप बचा सकते हो स्टीम डेक में। बात कर लेते हैं वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.0 का सपोर्ट मिलता है स्टीम डेक में। बट यहाँ पे हमारे को ROG Ally में Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.2 का सपोर्ट मिलता है। नाउ कमिंग टू डिस्प्ले। अब डिस्प्ले देखो यहाँ पे बहुत ही की रोल प्ले करता है इन दोनों ही हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल में। हमारे को ROG Ally में 1080p की डिस्प्ले मिलती है, बट हमारे को स्टीम डेक का जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। इसका जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो 1200x800 है, मतलब क्लोज टू 720p या 720p से थोड़ा सा ऊपर कह सकते हो। और इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है, बट इसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी और हमारे स्टीम डेक में आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस रहती है। ये डिस्प्ले हमारा 100% sRGB वाला रहेगा, बट ऐसा कुछ इसके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है। बट मैंने दोनों कंपेयर किया है, ये भी मुझे क्लोज टू 100% sRGB लगता है, बट ब्राइटनेस ये वाले डिस्प्ले की अच्छी है। और ये डिस्प्ले आता है स्क्रैच रेजिस्टेंस के साथ में, बट हमारा ROG Ally का डिस्प्ले आता है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ में। गलती से गिर गया तो नो दिक्कत। अब यहाँ पे डिस्प्ले आउटपुट भी आप ले सकते हो ऑब्वियसली टाइप सी से। आप टाइप सी से यहाँ पे डिस्प्ले आउटपुट 8K 60 FPS तक ले सकते हो और 4K 120 FPS तक ले सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ आप 4K 120 FPS तक ले सकते हो, और जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 8K कनेक्ट करने का पॉइंट ही क्या, जब आपका प्रोसेसर 8K पे गेम चला ही नहीं पाएगा यार, मतलब 720p में चला दे रहा है, 1080p में चला दे रहा है, वही बहुत बड़ी बात हो जा रही है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से 4K 120 FPS मोर देन इनफ है। बाकी पोर्ट्स वगैरह दोनों में ही सेम रहते हैं, 3.5mm जैक दोनों में ही मिलता है। सिर्फ एक एक्स्ट्रा पोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है, एक्सटर्नल GPU यानी iMobile GPU वाला पोर्ट। और स्पीकर और माइक दोनों में ही मिलता है। स्पीकर माइक दोनों के लाउड और अच्छे हैं, मतलब मेरे को दोनों की आवाज में ऐसा बहुत डिफरेंस समझ में नहीं आया। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं एक मेजर पॉइंट के बारे में, जिसके बेस पे आप अपना हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल चूज करो। मैं तो यही बोलूंगा, वो है बैटरी। बैटरी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल में भाई, क्योंकि आप हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल क्यों खरीदते हो? इसलिए थोड़ी खरीदते हो कि आप चार्जर में लगा के हमेशा खेलोगे। आप तो इसलिए खरीदते हो ना कि आप कहीं ट्रैवल में गए या कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले गए, जहाँ पे आपको अपने सेटअप से दूर जाना पड़ रहा है, तो आप कभी भी निकाल के गेम खेलने की क्रेविंग हो रही है, गेम खेलने का मन कर रहा है, तो भाई ले आओ गेम खेलेंगे। थोड़ी देर तक 2-3 घंटे तक गेम खेल लिया, हाँ ठीक है, उसके बाद चार्ज में लगा के छोड़ दिया, खेल लिया। बट अगर आपका कंसोल ही सिर्फ 1 घंटे नहीं चल पा रहा है, तो आप गेमिंग करने का फायदा क्या? आपको चार्जिंग भी लगा के गेम खेलना पड़ रहा है, तो फिर मतलब क्या? फिर तो अच्छा क्या आप अपना सेटअप ही लेके घूमो ना। तो हमारा जो ROG Ally है इसमें कई सारे आपको पावर ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे 10 वाट, 15 वाट, 20 वाट, 25 वाट, 30 वाट। अगर आप चार्जर नहीं प्लग किए रहोगे तो मैक्सिमम 25 वाट तक ही जा सकते हो। तो अगर आप इसे 25 वाट पे यूज करते हो तो ये हार्डली 50 मिनट का बैकअप देता है, 1 घंटे भी नहीं चलेगा। और हाँ, इसमें RGB लाइटिंग भी दी गई है, जो कि मैंने बताया नहीं शायद। तो RGB लाइटिंग वगैरह भी अगर आप ऑन रख रहे हो तो भी बैटरी वहां पे काफी अच्छी खासी आपकी ड्रेन होती है। तो मेरे हिसाब से इसका बैटरी बैकअप बहुत कम है एज कम्पेयर टू स्टीम डेक। वहीं अदर हैंड बात करें अपने स्टीम डेक के बारे में, स्टीम डेक को अगर आप फुल पोटेंशियल पे आप दबा के यूज करोगे तो भी ये 2 घंटे से ऊपर का बैटरी बैकअप दे देता है। तो मेरे हिसाब से बैटरी वाले मामले में स्टीम डेक बहुत अच्छा है, बट हैवी भी है, थोड़ा सा बड़ा भी है, बल्कि सा लगता है। बट ठीक है, ये हाथ में एक टाइम के बाद आपके सेट हो जाएगा, लेकिन बैटरी अगर कम चलेगी तो वो एक इशू रहेगा, एक एक्स्ट्रा पावर बैंक कैरी करना पड़ेगा आपको साथ में। और एक बहुत ही मेजर डिफरेंस दोनों में है, सबको यही लग रहा होगा कि सारे गेम तो स्टीम डेक भी चला देगा, सारे गेम ROG Ally भी चला देगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप वैलोरेंट स्टीम डेक में नहीं खेल सकते। आप वैलोरेंट स्टीम डेक में इसलिए नहीं खेल सकते क्योंकि जो स्टीम डेक है वो लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और हमारा जो ROG Ally है वो विंडोज 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा वैनगार्ड जो है वो अलाउ नहीं करता है वैलोरेंट को इंस्टॉल करना। बट आप वैलोरेंट ROG Ally में तो खेल सकते हो, लेकिन आप इसके गेम पैड से नहीं खेल सकते, आपको कीबोर्ड माउस कनेक्ट करना होगा और उसके बाद आप खेल सकते हो। दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम का भी डिफरेंस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, यहाँ पे आपको विंडोज 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जो कि एकदम आपको एक PC वाला फील देता है, एकदम आपको एक लैपटॉप वाला फील देता है। बट यहाँ पे आपको जो स्टीम डेक का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, स्टीम OS जो मिलता है, वो एकदम आपको एक कंसोल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का फील देता है। वो आपको PC वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का फील बिल्कुल नहीं देगा। अगर आपको एक PC वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का फील लेना है तो आप ROG Ally ही चूज करना। और एक्सटर्नल मॉनिटर जब आप कनेक्ट करते हो तो आप एक बार को भूल जाओगे भाई मैंने एक हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल कनेक्ट किया है, बट ऐसा स्टीम डेक में नहीं है। आप एक्सटर्नल मॉनिटर भी कनेक्ट करोगे तो भी आपको कई लिमिटेशंस रहेंगी, तो भी आपको कई चीजें इधर उधर से मतलब जुगाड़ करके करनी पड़ेंगी। अब सीधी बात, नो बकवास कर लेते हैं, क्रैक गेम दोनों में चल जाएगा कि नहीं? जी हाँ, दोनों में क्रैक गेम्स चल जाता है, बट
आप ROG Ally में एकदम आसानी से कर लोगे इंस्टॉल, बिकॉज ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे आप फेमिलियर हो। बट स्टीम डेक में इंस्टॉल करने के लिए आपको थोड़ा सा वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे खंगालनी पड़ेंगी और रिसर्च करनी पड़ेगी कैसे क्या करना है, क्योंकि मैंने भी इसमें अभी तक नहीं उस तरीके से गेम इंस्टॉल किया है। ऑलवेज सपोर्ट डेवलपर, और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि गेम वगैरह को परचेज करो। गेम की बात कर रहे हैं तो अगर आपके पास एक अच्छी खासी स्टीम की लाइब्रेरी है और आपके स्टीम में बहुत सारे गेम हैं तो आप डेफिनेटली स्टीम डेक चूज करो। आपको स्टीम डेक में मजा आएगा, इसका इंटरफेस यूज करने में भी आपको अच्छा लगेगा। अगर आप ऑफ स्टीम गेम इंस्टॉल करना चाहते हो, बिना स्टीम के गेम इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप ROG Ally भी चूज कर सकते हो और इसमें आपको मजा आएगा, बट बैटरी बैकअप वही दिमाग में रख के चलना। अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं जो है प्राइसिंग। अब देखो हमारा स्टीम डेक जो है ना वो 42,000 से अराउंड स्टार्ट हो जाता है आपका 64 GB वेरिएंट। अगर आप 42,000 का 64 GB का स्टीम डेक लेके 512 GB का 2,500 का SD कार्ड भी डालिए तो 45,000 में एक बढ़िया 512 GB का आपका स्टीम डेक रेडी हो जाएगा। बट बात करें ROG Ally के बारे में तो ये 70,000 रुपए का है भाई। समझ रहे हो, 70,000 रुपए में एक अच्छा खासा गेमिंग पीसी आप बिल्ड कर सकते हो। 70,000 रुपए में आप PS5 विथ मॉनिटर परचेज कर सकते हो। 70,000 रुपए में आप एक अच्छा खासा गेमिंग लैपटॉप ले सकते हो। तो बिल्कुल ये एक्सपेंसिव साइड पे है। अब देखो आपको अगर आप चूज करना है हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल लेना है, बहुत ही अंदर से खुजली हो रही है कि भाई ऑन द गो अब गेमिंग अपने को करनी है, तो देखो अगर आपको थोड़ी पावरफुल वाली गेमिंग चाहिए विद हाई रिफ्रेश रेट और बढ़िया RGB का तड़का और एकदम लाइट वेट वाली गेमिंग चाहिए तो ROG Ally के साथ जा सकते हो। ठीक है, ROG Ally के साथ जाने के बेनिफिट यही है कि लुक्स वगैरह काफ़ी अच्छा है, ब्रांड फैक्टर यहाँ पे अच्छा रहेगा आपका, और काफ़ी अच्छा पावरफुल APU इसमें लगा हुआ है जो कि स्टीम डेक से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इसमें आप वैलोरेंट वगैरह भी खेल सकते हो और एक PC का भी फील ले सकते हो आप अपने ROG Ally में। तो बिल्कुल ROG Ally के साथ जाओ ये सब चीज़ों का बेनिफिट लेना है तो। लेकिन आप स्टीम डेक के साथ तब जाओ जब आपका बहुत ऐसा हाई लेवल का हैंडहेल्ड गेमिंग करने का मूड नहीं है, आप निंटेंडो वगैरह से ऊपर लेवल पे जाना चाहते हो और उतना बहुत ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करना चाहते हो, तो स्टीम डेक बिल्कुल परफेक्ट चॉइस हो जाता है आपके लिए। यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप बहुत अच्छा मिलता है और अगर आपकी स्टीम लाइब्रेरी अच्छी है तो और आपको मज़ा आने वाला है स्टीम के गेम्स खेलने पे। अलग से भी डाल सकते हैं, सच नो इशू, बट वैलोरेंट वगैरह नहीं खेल पाओगे यहाँ पे। और अभी के टाइम में दोनों ही कंसोल अपनी अपनी जगह पे ऑप्टिमाइज्ड हैं। दोनों में से कोई भी अगर आप चूज कर लिए ऑलरेडी तो नो इशू। आपने अगर ऑलरेडी स्टीम डेक खरीद रखा है तो मेरे को नहीं लगता कि ROG Ally में अपग्रेड करने की जरूरत है। स्टीम डेक अभी भी एकदम बढ़िया हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल है। अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे अगर पर्सनली स्पेंड करना होता तो मैं कौन सा हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल लेता, तो मेरे हिसाब से मैं ROG Ally लेता, क्योंकि पर्सनली ROG के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और सिर्फ एक बैटरी वाला पॉइंट छोड़ दो तो बाकी सारी चीज़ें इसकी बहुत ही टॉप ऑफ द नॉच है। ऑब्वियसली सबसे मेन फैक्टर मुझे इसको चूज़ करने का ये है कि इसमें वैलोरेंट चलता है और वैलोरेंट मैं खेलते रहता हूँ। और एक और पॉइंट है ROG Ally को चूज़ करने का, क्योंकि इसका प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है और इसमें मैं अपनी एडिटिंग वगैरह भी कर सकता हूँ एक्सटर्नल मॉनिटर से कनेक्ट करके। तो यार इतनी सारी बातें थी स्टीम डेक और ROG Ally के बारे में। सो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। Like the river flowing, tell me where